है? बोलो। लिफ्ट, अच्छा ठीक है। लिफ्ट में वेट यानी जो एपरेंट वेट मालूम होता है, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, उसको आपने फाइंड किया था। 4 केसेस थे उसके, और एक इसमें और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, देख लो। लामीज थ्योरम, लामी की प्रमेय, ये होती क्या है? इसमें इन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल पर कई सारे फोर्सेस लगे हों अलग अलग डायरेक्शन से, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे, ये आपका एक फर्स्ट फोर्स हो गया F1, F2 एंड F3। पॉइंट O पर 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 वर्क कर रहे हैं, 3 फोर्स। अब यहां पे देखना है कि इन तीनों का जो एंगल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल F1, इधर इधर इधर, किसी भी फोर्स का वो एंगल होगा जो दोनों फोर्सेस को मिलाने वाले लाइन पर बनेगा, यानी कि F1 फोर्स का एंगल हो गया अल्फा। इसका एंगल आपको जब लेना हो क्वेश्चन में, तो इसके जो अपोजिट में मिलेगा वही इसका एंगल होगा, इसके साथ का नहीं। F2 का एंगल कौन सा होगा? इसका अपोजिट बीटा ले लिया, और F3 हो गया ये तीसरा एंगल गामा हो गया। और एक एंगल और कोई बढ़ा लो, मर्जी तुम्हारी, 4 हो जाए, 5 हो जाए, चाहे इतने हो जाए, नाम बढ़ाना है। अच्छा, तुमको लगा कि अल्फा बीटा गामा की बात होता ही नहीं है? नहीं होता है। नहीं नहीं, कोई भी आप कितने भी फोर्स कर सकते हो। पेपर में मैक्सिमम 3 ही फोर्स का आता है, कभी कभार 4 फोर्स हो जाए अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम 3 ही फोर्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको, या फिर मिनिमम 2 फोर्स का मिलेगा। 1 फोर्स का होगा तो लामीज थ्योरम काम ही नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या है, थ्योरम क्या बनेगी? F1 अपॉन में कॉस अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन में कॉस बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन में कॉस गामा। ये सभी फोर्सेस का करेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, और इसका चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड वो लॉमीज थ्योरम से ही होगा, ऐसा नहीं है। आपने जो बेसिक रूल पर रखे हैं उनसे भी हो जाएगा। चलिए करते हैं, नोट करिए और क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ? बोर्ड साइन कर रहा है, उसमें तो क्लियर आ रहा है ना? पता ही नहीं होगा कुछ। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। मैं किस तरफ करूं? अब उसमें हो सकता है रिकॉर्डिंग में साफ ना आ रहा हो क्लियर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है, एक हैंगर है और इस हैंगर से
दो डोरियां बंधी हुई हैं ऐसे, और इस डोरी से मिला करके एक ब्लॉक को बांध दिया गया, एक पार्टिकल ये बांध दिया गया। ये पॉइंट है ए बी एंड सी। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 5 kg। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 kg का जो पार्टिकल है ये बराबर लंबाई की डोरियों द्वारा फिगर के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। ये जो दोनों डोरियां हैं इक्वल हैं, ऐसा बोला है। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, इसमें बोला है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए या ए सी, जो भी लिखना चाहो। तो प्रत्येक डोरी में तनाव कितना होगा? देन टी, टी मीन्स टेंशन इन एवरी स्ट्रिंग। हर एक डोरी में क्या बताना है? तनाव, टेंशन बताना है। ये क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसने कहा क्या है। जितना बोला हो तो क्लियर हो गया। ये आपको मालूम है ए बी, ए सी और बी सी ये सब क्या है? इक्वल है। मीन्स हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा है? बोलो। हाँ, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है तो देखना है क्या गिवन है। अच्छा, मुझे पूरा सॉल्व तो करना नहीं, मुझे तो बताना है कि आप कैसे आंसर लाओगे। तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल एबीसी कैसा है? कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मतलब क्या है? तीनों एंगल सेम होंगे। इज इक्वल टू एंगल सी। कितना होगा हर एक एंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 होता है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। वैसे हमें सभी एंगल से मतलब नहीं है। आपको मालूम है लामिस थ्योरम कहां काम करती है? एक ऐसा पॉइंट जिस पर कई सारे फोर्स काम कर रहे हो। ये पॉइंट है, यहाँ पे कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं, तो यहीं पे काम करेगा, लामिस थ्योरम काम करेगा। तो आपको मालूम है इसका एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री हो गया। दूसरा तरीका है निकालने का, इन डोरियों में जो टेंशन होगा, भाई ये नीचे खींचेगा तो टेंशन अपोजिट होगा। और दूसरी चीज आपको मालूम है दोनों डोरियों से एक साथ बना है पार्टिकल, तो दोनों पर टेंशन सेम होगा। चलिए ठीक है, हमें बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, दोनों पर टेंशन सेम होगा। अगर आपको निकालना हो जो पहले ट्रेडिशनल मेथड, वो भी आप देख लो। आप देख रहे हो, अगर मान लो यहां से हम एक वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये टेंशन देख रहे हो 30 एंगल पे काम कर रहा है। मान लो हम मान लेते हैं थीटा एंगल है, हम तो किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, बट आपको मालूम है यहाँ पे एंगल 30 होगा। ये टी आपका थीटा एंगल पे वर्क कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और दूसरा देखिएगा, अगर इस टेंशन की बात करें तो इधर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट बनेंगे। यहां भी एंगल वही होगा थीटा। तो इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको देखना है एंगल के साथ में जो कंपोनेंट बनता है किस में होता है? कॉस में होता है। तो ये बनेगा टी कॉस थीटा बनेगा, यही तो होगा। मीन्स ये जो टेंशन टी है वो कितना होगा? टी कॉस थीटा होगा। इसको निकालना है तो टी की वैल्यू रखना है और कॉस थीटा की वैल्यू रख देना है।
कौन, ये 60 ये 90 है पूरा? हाँ मतलब ये पूरा ये जो एंगल बना देगा, मतलब ये तो थीटा प्लस थीटा 60 है। हाँ थीटा प्लस थीटा 60 है, ठीक, इधर का 90 है तो 50 हो जाएगा। मतलब ये पूरा 90 बोल रहे हो? ये 60, ये थीटा प्लस थीटा इतना, और ये भी 60 है और वो भी 60 इधर है। ये भी 60 हो गया, फिर क्या करेंगे? और 90 नीचे का होगा तो ये वाला हाँ हो गया। 50 हो गया। हाँ तो ऐसे सारे एंगल निकाल, लेकिन अभी हम लामीस थ्योरम नहीं निकाल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मान लो अगर आपको लामीस थ्योरम ना मालूम हो तो कैसे करोगे आप? लामीस थ्योरम से 2 मिनट में आंसर आ जाएगा अभी, लेकिन मान लो किसी को नहीं मालूम है तो क्या करोगे? तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इन दोनों टेंशन के लिए कॉमन कंपोनेंट क्या निकलेगा? टी कॉस थीटा होगा, यही हमारा आंसर दे देगा, जो एंगल होगा उससे निकालेंगे। अब लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? पॉइंट सी पर लामीस थ्योरम आप लगाएंगे। आप देखेंगे इधर क्या है, नीचे की तरफ क्या है? वेट mg काम करेगा। m कितना है? 5, g कितना है? तो w कितना हो गया भैया नीचे की तरफ? m हो गया 5 और 10 कितना हो गया? 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, 3 फोर्स है। चलिए हम लामीस थ्योरम लगाते हैं। बताइए T, पहले हम लोग फोर्स लेंगे T और अपॉन में एंगल कॉस, इसके सामने एंगल कितना बोलो? एक ये हमारा फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये है, तो हमें एंगल इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। कितना एंगल होगा ये बोलो? अरे बोलो, अभी मैं बताया भी था, ये एंगल कितना? 150 भाई मालूम है, ये हमारा पूरा 60 एंगल है, ये बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, 30 हो गया, ये इतना पूरा 90 होगा, 90 से 30 निकाल दो, ये हमारा 60 हो गया, और ये तो 90 है ही है, हो गया 150। तो आपको मालूम हो गया ये पूरा एंगल कितना हो गया। और अगर हम इस वाले टेंशन को लेंगे तब भी तो बात वही होगी, टेंशन सेम है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब हम ले लेते हैं दूसरा फोर्स W। यहां पे क्या हुआ? 150, दूसरा फोर्स W। W लेंगे तो इसके साथ एंगल कौन सा आएगा? कितना है मालूम हो गया? वही थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं पीछे वाली, कॉस। तो यहां से देखिए T अपॉन कॉस 150 की वैल्यू बताओगे? क्या लिखोगे? नहीं मालूम है तो इसको लिखोगे कॉस 90 प्लस 60। कॉस 90 प्लस 60 क्या होगा? माइनस साइन 60 होगा, होगा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि साइन 60 की भी वैल्यू नहीं आती है। W कितना है? 50 और cos 60 की वैल्यू, ये सॉल्व हो जाएगा, ये साइन 60 उधर ट्रांसफर कर दो, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 1/2 टू बुलेट कर ऊपर हो जाएगा, कितना 100 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना आएगा? 50 इतना फोर्स काम करेगा, यानी इतना टेंशन काम करेगा इन डोरियों पर। तो लामीस थ्योरम से तो आसानी से आप निकाल लोगे। उसी में थोड़ा सा बवाल हो जाता है, जो कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं, डायरेक्शन देखना पड़ता है, इसमें डायरेक्शन का कोई बकवास नहीं, कोई बवाल नहीं। बस ये यहाँ पे माइनस में है, माइनस बता रहा है कि जो टेंशन होगा वो वेट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड नहीं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन का ही है, प्रीवियस ईयर का, पता नहीं किस ईयर का है। हाँ
cos 90 प्लस थीटा करेंगे ना, इसको डायरेक्ट वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत है। cos 90 प्लस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा हो गया, 90 प्लस 60 करना पड़ेगा, फिर साइन 60 की वैल्यू रख दिया। भूल गए क्या? साइन चेंज कब होते हैं? 90 प्लस में जाओगे कब चेंज होंगे? अरे नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बहुत इजी होता है, बहुत इजी। उधर पुधर कुछ नहीं, इतना इजी मैथड होता है कि पूछो नहीं। हम तो भैया केवल 2 रूल बताते, केवल 2 रूल होते हैं। आपको देखना, जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, ये कब चेंज होते हैं और कब नहीं होते हैं। तो आपको पता है कि 90 पे और 270 पे चेंज होते हैं। जैसे साइन 90 प्लस करो या 90 माइनस करो तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस होता है। 270 पे भी ऐसा ही है, चाहे 270 माइनस या 270 प्लस करो तब भी साइन का कॉस टैन का कॉट होगा। बदलेगा कब नहीं? जब 180 डिग्री हो, 180 माइनस हो या 180 प्लस हो, और 360 पे नहीं बदलेगा। 360 प्लस हो, 360 माइनस हो तो नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियो है वही रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब रही बात साइन की, मैंने कहा ना केवल 2 बातें मुझे सिखाना होता है, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, एक बात ये हो गई, मालूम हो गया। और साइन कब बदलेगा? अगर मान लीजिए 90 प्लस जा रहे हो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कौन कौन से होते हैं? माइनस प्लस होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होंगे। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा कि माइनस प्लस कौन से बता रहे हैं, ये होते हैं, है ना। तो इसमें आओगे तो आपको मालूम है पहले होता है कॉस, दूसरा वाला होता है साइन। अगर कॉस की बात है, अगर कॉस की बात है, देखो यहां पे 90 से प्लस हम जा रहे हैं ना, 90 से प्लस जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का साइन क्या होता है? माइनस वाला, तो हो जाएगा भैया माइनस। और अगर साइन वाला होता तो नहीं आता माइनस साइन, चिन्ह नहीं बदलता। ऐसे इसमें भी अगर 180 प्लस करोगे तो साइन कॉस टैन ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन साइन बदलेंगे दोनों। कौन सा नहीं बदलेगा? जिसके फार्मूले में साइन कॉस दोनों आते हैं। जैसे टैन का हो गया, टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। और इसका अपोजिट टैन का कॉट होता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो इसमें क्या होंगे? टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ऐसे सब में काउंट कर लेना है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। 2 ही चीज सीखना है, कब साइन चेंज होगा और कब साइन कॉस चेंज होगा, बस 2 चीजें, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। सारे आप वैल्यू निकाल सकते हैं इन सबकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ध्यान देना, ये समझ में आ गया ना लामिस थ्योरम से। इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लोगे। मान लो दूसरा मेथड जो होता है उससे करें तो, बता तो रहे थे आपको, ये टी कॉस थीटा हुआ इसके लिए, और इस वाले टेंशन के लिए भी तो टी कॉस थीटा होगा, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। लेकिन हमें देखना है इस फोर्स की यानी कि वेट के डायरेक्शन में कौन सा है, तो टी कॉस थीटा दोनों के लिए मिला के क्या कितना हो जाएगा? 2t cos थीटा किसके इक्वल, किसको बैलेंस करेगा? ये वेट को, ये इक्वल हो जाएगा mg के। तो 2t cos थीटा कितना यहां से निकला था? 30 आधा, इक्वल टू m कितना था? अरे दोनों मिला के हमारा 50 था, है ना। चलिए यहां पे देखिए cos 30 की वैल्यू
√3/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये उधर जाएगा। 50 में √3, कुछ उल्टा उल्टा नहीं लिखे। यहाँ पे कितना आया था 50 √3, यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया मुझे लग रहा है। आंसर सेम आना चाहिए। इसमें देखते कितना आंसर है भाई। 50/√3 है, यानी ऊपर वाला हमारा सही है। नीचे वाले में क्यों नहीं आया? हाँ, साइन नहीं, साइन तो डायरेक्शन बताता है, साइन की बात नहीं करना। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड। कहाँ? कहीं मिस्टेक भी नहीं दिख रही ना, भगवान जाने कहाँ है। और है इसमें 50 √3 है। हाँ, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, उलट नहीं जाएगा, वो उलट नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें। अगर डायरेक्शन देखें, लेकिन कॉस ही तो लिखा है मैंने, इसके साथ कॉस ही आएगा, साइन बना लेंगे तो अपोजिट में मिल जाएगा। एक काम कर लो, लामीज थ्योरम यहाँ पे डायरेक्शन आती है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिख लो उसको। एक क्वेश्चन इसका और करके देखेंगे, चेक करेंगे। जो लामीज थ्योरम में आपने लिखा था F1 में cos अल्फा cos बीटा cos गामा लिखा था ना, उसको कर दो sin अल्फा sin बीटा sin गामा। करो, एक क्वेश्चन अभी और से करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। लिखा आपने? लिखा? चलो यहां पे क्या करते हैं, साइन 150 और यहां पे हमने कर लिया साइन 60। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई थी ना, और उसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, उसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, उसको वैसा ही लाने के लिए हमने यहाँ पे कॉस नहीं लिया है, वर्टिकल कंपाउंड नहीं लिया, हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया। तो क्या बनेगा, साइन 150 क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। मीन्स ये हमारा हो जाएगा कॉस 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये 2 उलटकर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 100/√3 और cos 60 की वैल्यू इधर आ जाएगी 1/2। ठीक है, 50/√3 यहां से आ रहा है इतना न्यूटन। चलो एक और करके देखते हैं इसको। कौन सा? इसका कंपोनेंट्स हमने लिया तो भाई कंपोनेंट से क्या है, कंपोनेंट से साफ साफ दिखता है। कहते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड कभी गलत नहीं होता। आप पढ़ते आ रहे हो तो देख रहे हैं कि टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, और हमें इसी को बैलेंस करने के लिए जो टेंशन चाहिए वही निकालना है। तो हमने देख लिया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था कॉस लेकर के लामीज थ्योरम में,
तो वहां माइनस साइन आ गया था, यहाँ पॉजिटिव है, वो अपोजिट डायरेक्शन को ले आया था, इसीलिए मैंने कंपोनेंट को कर दिया चेंज। अब डायरेक्शन भी देखो पॉजिटिव आ गई, तो ये हमारा सही होगा। अब इसको सेटिस्फाइड होने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब ध्यान रखना, लामीज थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसमें साइन लेके करिएगा। एक क्वेश्चन और करिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें भी बोला गया है एक हैंगर है, एक हुक हो गया ऐसा, और इससे एक डोरी को बांध दिया गया और इस डोरी से एक ब्लॉक को बांध दिया गया। ये ब्लॉक का जो मास है वो है 10 kg। अब इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है हॉरिजॉन्टल में F फोर्स लगा करके। अब इसमें बोला है एक अन्य डोरी चित्र के अनुसार बांधकर, ये डोरी एक बंधी हुई है, इसमें से इस पार्टिकल को हटाया जा रहा है यानी खींचा जा रहा है। तो फोर्स F की वैल्यू क्या होगी, फोर्स F कितना होगा यहां से जो आपने खींचा है वो कितना होगा जब ऊर्ध्वाधर डोरी 60 डिग्री के एंगल पर हट जाए। मींस ये जो डोरी है ये डोरी कैसे हो जाए, यहां पे आ जाए 60 डिग्री एंगल पे। अब जब खींच लिया इधर तो ब्लॉक तो यहां पे आ जाएगा, है ना, ब्लॉक यहां पे आ जाएगा। अब इस कंडीशन में जो फोर्स लगाया था वो कितना होगा ये बताना है, बस इसमें और कुछ नहीं दिया है। मास दिया है 10 kg, एंगल दिया है 60 डिग्री और स्मॉल g इक्वल टू है 10। तो फोर्स बताना है। शुरू किया जाए। अब यहां पे ध्यान देना, ब्लॉक यहां पे आया, ब्लॉक कहीं पर भी हो उसके मास के कारण उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा W कितना mg, m कितना है 10, g कितना है, ये हो गया 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब यहां पे आप देख रहे हो जो फोर्स है ये आपने डोरी को खींचा, ये 60 डिग्री पे आ गया, ये नीचे खींच रहा है तो इसमें टेंशन आएगा। अब यहां से देखना है कि जो फोर्स आपने लगाया मास यहां पे आ गया तो इस ब्लॉक में दो कंपोनेंट बन जाएंगे टेंशन के। अगर यहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये 60 था तो यहां भी 60 बनेगा ना। अगर हम देखें जो आपने खींचा तो इसके अगेंस्ट में एक फोर्स काम करेगा जो ब्लॉक को पीछे खींचेगा ना, वो कितना होगा उसकी हम बात करेंगे। और यहां पे देखना है कितना, ये 60 है तो ये भी हमारा 60 होगा। तो बताइए कंपोनेंट कितना होगा, कितना t cos 60 और ये t sin 60। बताइए t sin 60 क्या कर रहा है, जो फोर्स F था उसको पीछे लाने का काम कर रहा है, उसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि जितना फोर्स आपने लगाया है इस डोरी में जो टेंशन था उसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे फोर्स, तो जितना यहाँ पे वेट होगा उतना ही टेंशन होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो t cos थीटा इक्वल टू कितना, थीटा के प्लेस पे कितना है, किसको बैलेंस कर रहा है,
mg को संतुलन की अवस्था में, तो t cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया, और mg कितना है 100 है, तो t कितना होगा 50। 200 न्यूटन का हो जाएगा टेंशन इस डोरी में। आपसे पूछा क्या आपसे इसने पूछा है, टेंशन नहीं पूछा, आपसे पूछा फोर्स जो लगाया था उस फोर्स की वैल्यू क्या है। यहां लगा तो है क्वेश्चन मार्क, हमको लगा टेंशन निकालना, हम टेंशन निकाल दिए। बताइए एफ कौन निकालेगा, टी साइन 60, एफ को ये बैलेंस कर रहा है ना, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा टी साइन, लेकिन अच्छा एक चीज और है, ये हमको निकालना पड़ता पहले भी, नहीं निकालते तो यहां टी के प्लेस पे क्या रखेंगे, अब तो रख पाएंगे। टी कितना है और साइन 60 की वैल्यू, ये 2 से डिवाइड हो जाए कितना आएगा 400, डिवाइड हो जाएगा भवानी 200, हाफ हो गया 100√3 न्यूटन। मींस आपने जो फोर्स लगाया था इतना फोर्स लगाया था। उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लामीस थ्योरम से करोगे। कैसे, देखो यहां पे देख लो कौन कौन से फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स। कंपोनेंट की बात नहीं करना, कंपोनेंट से तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको कंपोनेंट में दिक्कत नहीं होती तो ये भी मेथड कोई बुरा नहीं होता, ये भी इजी होता है। ध्यान देना, अगर आप टेंशन को लोगे तो बताइए इसके साथ ये एंगल कितना होगा, हाँ जब टी लोगे तो अपॉन में साइन थीटा, इसके साथ एंगल रखोगे अल्फा, कितना होगा एंगल ये 90 होगा, ठीक है। तो टी अपॉन साइन 90 हो गया। दूसरा जब आप वेट लोगे W अपॉन साइन बीटा करोगे, ये एंगल कितना 150, भाई ये तो 90 हो गया इतना, और 60 और है 150 हो गया, तो W अपॉन साइन 150। फिर अगर आप F को लोगे, ये कितना एंगल यहां पे इन दोनों के बीच में 180, या T से लेकर W तक एंगल, भाई ये 60 है, ये 60 है, तो ये आपका 30 होगा, पूरा 90 होगा ना, ये 30 और ये यहाँ पे 90, तो 90 और 30, तो क्या होगा F अपॉन में साइन 120। क्लियर हो गया, तो T अपॉन में साइन 90 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू F अपॉन साइन 120। अब इसको सॉल्व करके F की वैल्यू बतानी है, W आपके पास है और T भी मिल गया आपको, F निकाल लोगे, और नहीं तो इससे मत देखो, आप उसी से तीनों स्टेप से निकाल के देख लो। समझ गए ना, करो उसको। एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी होगा ऐसा ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करना पड़ेगा। देखिए बोला गया है एक फिगर है और फिगर में दो फोर्स लग रहे हैं एक 8 किलोग्राम के पार्टिकल पर। कितने किलोग्राम का पार्टिकल है 8 किलोग्राम का। ये फिगर बना है भाई,
और यहां पे लगा है F1 फोर्स इज इक्वल टू 60 न्यूटन। नेक्स्ट ये फोर्स लगा है आपका F2 40 न्यूटन। और ये यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है जो कि एक्स एक्सिस है, और यहीं पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है जो वाई एक्सिस है। क्वेश्चन में ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन सुन लो। बोला गया फिगर में 8 किलोग्राम के पार्टिकल पर F1 इक्वल टू 60 न्यूटन, F1 है 60 न्यूटन, F1 60 न्यूटन एंड F2 40 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री व 60 डिग्री पर लगे हैं, है 30 और 60 पर, पहला वाला 30 पर, दूसरा वाला 60 पर। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 4, देखो मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम चार्ज इतने हो। अब ऐसा थोड़ी कि 3 हो, नहीं बताओ हमको तीसरा कहां जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बोला गया है कि पार्टिकल को जब उधर से खींचोगे इधर से खींचोगे कहां जाएगा, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा ना, है ना। एक ये पार्टिकल है, कोई ऐसे खींच रहा हो, कोई नीचे ऐसे खींच रहा हो, तो कहां जाएगा, तो बीच में जाएगा ऐसे, तो बीच में डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, उधर जाएगा। मीन्स ये क्लियर हो गया कि बॉडी एक्सेलरेटेड होगी, मोशन में आएगी। तो वही पूछा है पिंड का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बताना है, नीचे लिख दिया। एम इज इक्वल टू कितना है 8 kg, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बताना है कि बॉडी कितनी स्पीड में एक्सेलरेट होगी। अच्छा ऐसे क्वेश्चन जब नीट वीटी में देखने को मिलते बड़ा बड़ा खलता है क्वेश्चन ना देखने। नहीं जब क्वेश्चन आता है देखने में लगता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन दे, हम तो ऐसे कभी पढ़े ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन आपको पता है वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ही नहीं कि आप ना कर पाओ। आप कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं होते। वहां पे हर क्वेश्चन होता है जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। भाई पीछे हम लोगों ने किया कितने छोटे क्वेश्चन है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन तो आपने 11th 12th में किए होंगे, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन किए होंगे जिनका सॉल्यूशन एक एक पेज का 1.5 पेज का होता है। यहाँ तो 2 3 लाइन का सॉल्यूशन होता है, लेकिन बस क्यों नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। बस आपको वही डायरेक्शन पता हो जाए फिजिक्स में तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो। आपको बस यहाँ पता हो जाए बॉडी एक्सीलरेट होगी किस तरफ जाएगी, इतना तो पता हो गया होगा इसमें किस तरफ जाएगी। अब हमें देखना है कि उस तरफ कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो आपको पता है कि भैया एक्स एक्सिस से हमने 60 न्यूटन लगा करके फोर्स बॉडी को खींचा, तो यहाँ पे F1 60 डिग्री एंगल पे है, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, 2 बने। ऐसे ही इसको देखो F2, एक कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा ये बन गया। ड्यू टू F2 40 न्यूटन के कारण यहां पे एंगल के साथ में जो कंपोनेंट बनेगा F2 cos और यहां F2 sin 60, उससे हमारा कोई मतलब तो है नहीं, ले लो। शायद मान लो कुछ निकालना ही पड़ जाए आपको, इसके लिए F1 के लिए क्या बनेगा, ये एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस में होता है कंपोनेंट, ध्यान रखना। और दूसरा क्या हो जाएगा ये है? हाँ काम पड़ेगा, इसने लिख दिया है। अब मैंने सारी चीजें लिख दी सी फिगर में। अब फिगर इतना बड़ा हो गया कि आपको और चक्कर काट रहा है, इसमें आपके दिमाग को और मुसीबत में डाल रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब आपको सीधे आंसर निकालना है। और आप दिमाग लगाओ कहां से निकालोगे, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन,
शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन निकालता है। मैंने सारे कंपोनेंट बना दिए। F1 F2 भी आपको पता है, एंगल भी पता है, सिर्फ एक्सेलरेशन। बॉडी किस तरफ जाएगी उस तरफ फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स सामने फिगर में लिखा हुआ है, बस आप दिमाग लगा दो थोड़ा सा। जिसका आ जाए वो आंसर बताइएगा, जिसका ना आए कोई बात नहीं है। बोले नहीं आ रहा है, किसी का हो रहा है? चलो जल्दी बताओ। नहीं हो रहा ना? देखो, अच्छा देखो सुन लो, आप बताइए क्या बिल्कुल एग्जैक्ट ये पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा या हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा? पहले ये बताइए। अगर एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा तो इधर से और इधर से एंगल सेम और फोर्स इक्वल होने चाहिए, तभी तो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो वहां पे हमारा टोटल फोर्स हो जाएगा F1 cos 30 F2 cos 60। ठीक है, इतना इज इक्वल टू हम लगा देंगे एम ए, और m की वैल्यू मालूम है, रख देंगे और आंसर आ जाएगा। कितना आया? आपने वही किया जो हम बता रहे हैं अभी, लेकिन यहां पे आप देख लो एग्जैक्ट इक्वल फोर्स और एंगल दोनों के सेम नहीं है, तो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे नहीं जाएगा, किसी तरफ ऊपर या नीचे होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स एक्सिस की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ एक्स कितना है, F1 cos 30 और प्लस F2 cos 60। F1 कितना है 60, cos 30 की वैल्यू √3/2, और F2 कितना है 40, cos 60 की वैल्यू, तो यहां हो गया 30√3 प्लस 20। अब इसको भाई सॉल्व करना है आपको, अब पूरा मत सॉल्व करवाना। ये हो गया एक्स एक्सिस पर फोर्स इतना काम करेगा, वाई एक्सिस पे कितना टोटल फोर्स होगा, F1 sin 30, आगे F2 sin प्लस या माइनस मल्टीप्लाई, क्या लिखे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, कितना है F2 60, इसको भी सॉल्व कर लोगे आप लोग। F1 है 60 sin 30 और F2 हो गया 40 sin 60 हो गया √3/2, ये हो गया 30 माइनस 20 √3, इतना न्यूटन हो गया। अब आप लगाओगे रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स कैसे लगाओगे, यहां पे जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, या हमने भी आपको बता रखा है, अगर दो फोर्स हो वो किसी एंगल पे वर्क कर रहे हो, उनका रिजल्टेंट आपको फोर्स निकालना हो,
तो वहां पे फॉर्मूला था R इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, याद है? वैसे यहां पर भी काम करेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। 90 cos 90 की वैल्यू 0, उसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे दोनों को रख करके सॉल्व कर लोगे ना, इनको रख करके यहाँ होल स्क्वायर ओपन करना और सॉल्व करना है। जो टोटल वैल्यू आएगी f के प्लेस पे रखोगे f इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे ये वैल्यू पूरी सॉल्व हो करके कोई नंबर आएगा ना, तो a इज इक्वल टू कितना, नंबर अपॉन में मास, मास कितना है डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन। कौन सा फार्मूला लिखेंगे, इसी से रिलेटेड लिखें, R इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये होगा। अब बस सॉल्व करना है, बस थोड़ा इसमें कैलकुलेशन आ गया है टिपिकल, वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर लिख लेना 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉल्व करके देखना 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कुछ डिपेंड थे लामीस थ्योरम पे या फिर उनके कंपोनेंट पर, तो कंपोनेंट का यूज आपको समझ में आया होगा क्यों करना पड़ता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हुए हैं और विदाउट कंपोनेंट सॉल्व नहीं कर सकते। लामीस थ्योरम लगती है लेकिन हर जगह निकालने के थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अच्छा, लिफ्ट वाले क्वेश्चन आपको आ गए थे कल, करवाया भी था ना, समझ गए होंगे लिफ्ट वाले क्वेश्चन? किसी को डाउट है? अभी और बता देते हैं 1-2 क्वेश्चन, सिंपल था। 4 क्वेश्चन, 4 उसके केस थे और क्वेश्चन करवाए थे, उसमें चारों केस करवा दिए थे क्वेश्चन में। ऊपर जाना लिफ्ट में, नीचे जाना, जब लिफ्ट एक समान वेग से चल रही हो, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, चारों केस तो हुए थे। हो गया होगा। अब सॉल्व घर पे करना बैठ गया, आंसर बता दिया उसको, आप चेक करना। चलिए देखिएगा एक और क्वेश्चन इस टाइप का पीछे हम कर चुके हैं, लेकिन एक यहाँ पे और देखना है। जो ब्लॉक वाला था, रखा था, डोरी से खींचा जा रहा था, याद आ रहा होगा आपको। देखिए क्वेश्चन, यहां पर भी एक हैंगर बोला गया और यहां से एक ब्लॉक M2 को ऐड कर दिया गया। इसके नीचे एक दूसरा भी ब्लॉक है, M1 है। यहां नीचे बोला गया इसका मास, इसका जो वेट होगा M1G नीचे की ओर है, इतना बोला गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.3 किलोग्राम का एक पार्टिकल है, वो छत से एक हल्की जो डोरी है उससे लटकाया गया है। 0.7 किलोग्राम का एक दूसरा पार्टिकल है, 0.7 किलोग्राम का ये हो गया दूसरा पार्टिकल, और पहला वाला था 0.3 केजी का। जब दूसरा पार्टिकल प्रथम पार्टिकल से हल्की डोरी द्वारा लटकाते हैं तो दोनों डोरियों में टेंशन यानी तनाव बलों का परिकलन कीजिए, तनाव बलों का मान बताना है।
अच्छा ध्यान देना, ये नीचे खींच रहा है, इसमें टेंशन आएगा, आएगा ना। ये फर्स्ट पार्टिकल है तो इसका टेंशन लिख दिया T1। ये नीचे खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, तो यहां पर T2, और यहां पर भी तो वही जो टेंशन यहां रहेगा वही ऊपर भी रहेगा। इसको ना बनाओ क्योंकि ये दोनों यहाँ पे रिलेट करेंगे आपस में, इसमें T1 बना दिया। अब बताइए T1 जो टेंशन है, T1 फोर्स है, ये किसको बैलेंस कर रहा है? T1 फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? T1 फोर्स इसी को तो बैलेंस कर रहा है। अगर ये ना हो तो T1 जीरो हो जाएगा। तो T1 किसको बैलेंस कर रहा है? तो T1 इक्वल टू M1G हो गया। M1 कितना है? 0.7 है, G की वैल्यू 10, कितना आएगा? T1 7 न्यूटन हो गया। और T2 किसको बैलेंस कर रहा है? M2 को, लेकिन M2 को अकेला T2 नहीं बैलेंस कर रहा है, T1 भी, ये भी तो खींच रहा है। लेकिन M2 पर T2 और T1 ये क्या है, यहां पर ये नीचे खींचेगा तो इस पर भी नीचे की तरफ काम करेगा T1। अब ये भी दोनों अपोजिट में काम करेंगे तो T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 नहीं करना है, अगर T1 ज्यादा हो गया तो डोरी टूट जाएगी। तो T2 माइनस T1 किसको बैलेंस करना है? M2 को, इसका वेट हो जाएगा M2G। T2 T1 आपका है 7, M2 आपका है 0.3 और ये हो जाएगा कौन सा? ये टेंशन दोनों मिलकर के इसको बैलेंस कर रहे हैं। सिंपल सा है कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। इसका जो टोटल फोर्स लगेगा यही दोनों टेंशन पे लगेगा। हाँ, लेकिन ये जो नीचे वाला रहेगा ये इस पार्टिकल के कारण भी इसमें टेंशन आएगा, और T2 जो होगा वो दोनों के कारण रहेगा फोर्स और T1 के कारण। तो यहाँ पे हमने देखा कि M2 जो मास है इस पर जो बैलेंसिंग फोर्स लगेगा वो T2 और T1 का लगेगा, लेकिन हाँ इसलिए तो यहाँ पर इस पर दोनों टेंशन आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 3 और -7 उधर भेज दो, कितना होगा? तो ये तो भैया कॉमन सेंस की बात थी कि पहले वाले पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल पर टेंशन कम होगा, ऊपर वाले पे ज्यादा होगा, क्योंकि इस पर दो लोग चढ़ के बैठे हैं T2 पे, तो इस पे टेंशन दोनों ज्यादा हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। डाल दो वर्क एनर्जी और पावर। एक मिनट रुक जाओ, अभी थोड़ा बता देते, नहीं छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। बीच में वेक्टर छूटा पड़ा है, वेक्टर छूटा पड़ा, उसको हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं और क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे जरूर। मेन चीजें आपको सीखना है, सब कुछ नहीं सीखना है। अच्छा, वेक्टर में कंपोनेंट निकालना भी आना चाहिए, कंपोनेंट आपको निकालना आ गया है। मेन चीजें हैं वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, दो चीजें, इनको ध्यान रखना। लगे हाँ सीख लो, नहीं तो छूट जाएगा, इसी में कर डालो। हालांकि इस चैप्टर का पार्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन कर डालो इसमें। सदिशों का योग, सम ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स का जोड़ पढ़ना है आपको। वेक्टर का जोड़ पढ़ना है, ध्यान देना। अगर मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर है, ये ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये हो गया वेक्टर बी, तो ए और बी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा? ये मान लो वेक्टर आर है, 0। तो यहां वेक्टर ए, इसी के देखो हेड से दूसरे वेक्टर की टेल शुरू हुई है ना,
मीन्स ये लाइन में चल रहे हैं। अगर इसकी एरो नीचे होती तो अपोजिट होता, तो माइनस हो जाता। यहाँ पे एक सीक्वेंस देख रहे हैं, ए और फिर बी गया है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो जाएगा। अगर यहां से हम चले यहां पहुंचे तो इसको देखना है रिजल्टेंट में, जहां चले तो वहीं स्टार्टिंग से देखना है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर आर। तो इस कंडीशन में ऐसा बनेगा। अगर यही फिगर आपका ऐसे उल्टा हो चुका होता तो क्या लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए और ये उल्टा हो गया माइनस वेक्टर बी। अगर मान लो इसी में वेक्टर आर और ये वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। अब की बात डायरेक्शन किसकी चेंज है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है आर इक्वल टू क्या होगा, माइनस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। ऐसे आपको करना है, दूसरा ही करना है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं, सपोज दैट ये वेक्टर पी है और दूसरा वेक्टर हो गया मान लीजिए हमारा वेक्टर क्यू हो गया ऐसा, या इसको यहां ना बनाओ, अगर यहां से हम दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वेक्टर क्यू इसी डायरेक्शन में ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर। इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ अलजेब्रिकल सम ऑफ वेक्टर्स, त्रिभुज के सदिशों के त्रिभुज का योग का नियम। इसको यहां हटा दिया, वही इधर लगा दिया। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि यहां हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एंगल लेट कर लेते हैं, थीटा है, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा देखिए अगर यहां से मिलाया जाए तो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और यहां पे हमारा है अल्फा एंगल मान लो है। तो इसके लिए जो वेक्टर आर आपका बनेगा, ये आपको मालूम है, अभी लिखा भी ऊपर है, वही बनेगा वेक्टर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा है, यहाँ का एंगल है, ना कि ये वाला है। जब डायरेक्शन पूछेगा तब आपको ये ध्यान देना है। डायरेक्शन के लिए क्या करना है, tan अल्फा निकालना है, और tan अल्फा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंबटे आधार होता है ना, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी, कोई नाम नहीं, इसका नाम दे दो OABC। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और बेस क्या हो गया OC। अब OC में हमें OA पता है, AC नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल में आपको हम बता दें, सब लिखेंगे नहीं पूरा, डायरेक्ट लिख देंगे। इस ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AC और कर्ण कितना है, ये वेक्टर क्यू है ना, उधर लिखा है आपको लगेगा वो वाला है, ये वेक्टर क्यू है, तो हो जाएगा AC अपॉन वेक्टर क्यू cos थीटा इक्वल टू, तो AC इक्वल टू क्या होगा, क्यू cos थीटा हो जाएगा, नहीं मालूम, अरे बोला है cos थीटा इक्वल टू आधार AC बटे कर्ण Q हो जाएगा, कर्ण ये Q, तो AC इक्वल टू क्यू cos थीटा नहीं हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में ये मिल गया। इसी ट्रायंगल में लगा दो sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें कितना होगा BC और कर्ण Q, तो BC इक्वल टू कितना आएगा, Q sin थीटा आ जाएगा। तो tan अल्फा, अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए, दिशा पूछी जाए किसकी, दोनों जो वेक्टर P और Q काम कर रहे हैं इनकी डायरेक्शन पूछी जाए, किस डायरेक्शन पे दोनों काम कर रहे हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है Q sin थीटा अपॉन बेस कितना है
पी प्लस क्यू कॉस, ये फार्मूला बन जाएगा और ये है रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला बनेगा। अब इसी में ढेर सारे क्वेश्चन बना देता है एग्जाम में तोड़ तोड़ के। कैसे बनाता है? मान लो आपसे बोलेगा कि दो फोर्स है या दो वेक्टर बोल देगा, दो वेक्टर बोलेगा, दोनों अगर मान लिए दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहे हैं, तो बताइएगा, ये तो नहीं है ना इसमें का, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q, P और Q परपेंडिकुलर अगर है, ये जो यहाँ पे ये लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? R इक्वल टू कितना बनेगा? ये तो 90 जीरो हो जाएगा, तो कितना होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही फार्मूला भी हम लोगों ने इसमें न्यूमेरिकल में यूज किया था। अगर मान लो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए, यानी दोनों एक डायरेक्शन में हो, तो थीटा कितना होगा? बोलो, 0 डिग्री। जब कोई एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बताइए आर कितना होगा? यहां पे रखोगे 0, कॉस 0 की वैल्यू यहां पे लिखा है 2 पी क्यू है भैया, 2 पी क्यू कॉस थीटा है। तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और कॉस 0 1 हो जाएगा। किसका फार्मूला है? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। तो ये बताने का केवल एक मकसद है, अगर एग्जाम में बोला जाए कि दो वेक्टर हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा या परिणामी बल कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देना है, ऐसे ही पी और क्यू, इसे फार्मूला नहीं यूज करना है। और अगर बोला जाए दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों को निकाल के रूट में स्क्वायर करके ऐड करना है। तीसरा है, अगर बोला जाए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो थीटा कितना होगा? बोलो, 180। अरे कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो 180 होगा। तो इस कंडीशन में आर कितना होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू तो यहां हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू हो जाएगा। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, मीन्स रूट से बाहर आ जाएगा तो पी माइनस क्यू। अगर बोला जाए दोनों अपोजिट में काम कर रहे हैं फोर्स, तो माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। इन चीजों को ध्यान रखना, ये इतने रूल केवल जोड़ने के हैं, नियम केवल जोड़ने के। ये ट्रायंगुलर लॉ है और ये दोनों आपके लीनियर पाथ पे हो जाएंगी। ट्रायंगल इसमें भी आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पे ट्रायंगल जो होगा किसी कोई एंगल फिक्स नहीं होगा, नोट कर लीजिए इसमें। जो चीजें आपको लगे भूल जाओगे उसको लैंग्वेज में लिख लिख लेना कि कौन क्या है। जल्दी करिए, फिर खत्म कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन भी। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो मालूम है ना? एकांक सदिश। जल्दी करो, 10 मिनट बचा है, खत्म करना है। जो टेस्ट होंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन वेक्टर के रहेंगे जरूर। कल 30 है, परसों होगा, 31 है ना परसों, 31 कई दो में ही आएंगे। गायब नहीं होना है, ध्यान रखना।
हो गया, मिटाया जाए। देखिएगा, if a unit vector मीन्स एकांक सदिश जिसको बोलते हो आप, यूनिट वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गिवन एज, जो एकांक सदिश पढ़ा उसमें आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई एक्सिस के लिए जे, जेड एक्सिस के लिए के कैप। जिन वेक्टर्स पे कैप लगा होगा वो यूनिट वेक्टर होते हैं, एकांक सदिश होते हैं। इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन दो टाइप से होगा, इनके मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे दो टाइप का होगा, उसको अभी लिखेंगे। हाँ, गुणन के आधार पर एकांक सदिश में निम्न संबंध होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज गिवन एज, क्या होगा? पहला है अदिश गुणन के लिए हम बात करते हैं, तो अदिश गुणन में आई कैप डॉट आई कैप, अदिश गुणन को डॉट से लिखा जाएगा, ये जे नहीं भैया, आई कैप है, इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। इसका मतलब क्या है? सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यानी अदिश गुणन होगा, कितना होता है? 1 होता है। और अपोजिट का जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, ये 0 होगा। अपोजिट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सदिश गुणन में क्या होगा? सदिश गुणन का मतलब है क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। कितना होता है? अबे तो बता दो। 0 होता है। दूसरा है, अगर इसमें आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस के है और के क्रॉस आई है, ये सब में कैप है, लगा देना इसमें। इन सब की वैल्यू क्या होगी? इनके बाद जो वेक्टर आएगा आई जे के बाद के और जे के बाद एक सीक्वेंस में होता है इनका मल्टीप्लिकेशन, और के आई के बाद अगर इन्हीं का कर दो रिवर्स, जे क्रॉस आई हो गया, के क्रॉस जे हो गया, आई क्रॉस के हो गया, तो यहां पे जो वैल्यू निकली थी क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ये सब माइनस में आ जाएंगे। तो ये है सदिश गुणन के लिए और ये दो है अदिश गुणन के लिए।
अब हम बात करते हैं अदिश गुणन की। अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का अदिश गुणन क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ये दोनों हमारे पास है आर गिवन बाई, देन स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड का मतलब होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। थीटा विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल होगा। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी पे मॉड लगा है, परिमाण निकाल रहे हो, तो वेक्टर हट जाएगा। इसको लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। तो याद रखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, अगर दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में आता है पेपर में कि दो वेक्टर दे देगा और बोलेगा प्रूफ करिए कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे परपेंडिकुलर उनको शो करोगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा कितना 90। वहां दो वेक्टर देगा तो आपको वहां 90 डिग्री निकालना नहीं होगा, जो यहां पे कंडीशन आएगी वो कंडीशन लाना होगा। क्या आएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, और कॉस थीटा के प्लेस पे 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो याद रखना, अगर आपको दो वेक्टर को शो करना हो कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या करोगे, उनका डॉट भी आप निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट, और कितना आना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगी। इसको नोट करिए। इसके बाद आपको दूसरी कंडीशन यहीं से आप देख सकते हो, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो यहां रखिए cos 0 की वैल्यू 1। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली ए बी होगा। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, ए डॉट बी के इक्वल होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये तो हो गया अदिश गुणन। अब सदिश गुणन की बात करेंगे, लेकिन चलो कल कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी करवाना है। क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। कौन सा, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन बाय, लिखिए यदि दो सदिश राशियां वेक्टर ए और वेक्टर बी दी गई हो, तो उनका अदिश गुणन निम्न होगा। नीचे नोट कर लीजिएगा।